नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सपावत और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज यानी 26 जून 2021 से संबंधित सभी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसके जो डिटेल्स में फैक्ट होंगे उनको बारे में भी हम जानेंगे डिटेल से। और दोस्तों ये है मेरा बायोडाटा जिसमें मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, वहीं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस है। बाकी ये वो एग्ज़ाम से जो मेरे द्वारा पास की गई है। तो आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम, यानी वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के जो संगीतकार है कौन है? ऑप्शन ए आर रहमान, बी हिमेश रेशमी, सी मोहित चौहान और डी है सोनू निगम। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी यानी मोहित चौहान है। और जो इस गीत का वो है शब्द वो है तू ठान ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है राजस्थान, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल और डी है उड़ीसा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को नोट करते हुए चल करो ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन सी है यानी कि पश्चिम बंगाल है। तो अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं कौन कौन इसके पात्र होंगे। तो इस योजना में सबसे बात यह है कि ये योजना एक क्रेडिट कार्ड की तरह होगी, यानी कभी भी आप इसमें पैसा निकाल सकते हो और कभी भी जमा कर सकते हो। अर्थात एक तरीके से आपकी लिमिट होगी 10 लाख, ज़रूरत के अनुसार आप इसमें से पैसा ले सकते हो। अधिकतम इसमें 10 लाख रुपए की आपको जो स्टूडेंट्स इसके ऋण लेंगे उनको 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। 4% इसमें ब्याज रहेगा। गारंटर इसमें स्टेट सरकार रहेगी, यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार रहेगी। और ऐसे लोग भी इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं जो 10 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। और ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यह योजना लागू की गई है। और स्नातक भी है, इसमें स्नातक है, स्नातकोत्तर है और डायरेक्टर पोस्ट डायरेक्टर के लिए भी ऋण सुविधा उपलब्ध होगी जो कि 40 वर्ष की आयु तक होगी। अब थोड़ा हम पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल भारत के ईस्ट में बसा हुआ एक स्टेट है जो कि हिमालय है और बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। और इसकी जो कैपिटल है कोलकाता है। और दोस्तों पहले जो ब्रिटिश राज था उस समय भी यह ब्रिटिश राज की राजधानी हुआ करता था कोलकाता। बंगाल उस समय का पूरा ट्रेडिंग का जो हब हुआ करता था ब्रिटिश राज के दौरान। और आज भी यदि आप कभी पश्चिम बंगाल में घूमने जाओगे तो कोलकाता में आपको अभी भी ब्रिटिश राज की कॉलोनी बिल्डिंग्स काफ़ी मिलेगी, जहाँ आपको देख के ऐसा एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर बंगाल जो ब्रिटिश राज था वह काफ़ी विस्तृत हुआ करता था। अब वर्तमान में यहाँ के जो गवर्नर है वो जगदीश धनखड़ जी है और पॉपुलेशन यहाँ की लगभग 9 करोड़ है जनगणना के अनुसार। और ये एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि ये किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो दोस्तों ये तो ऊपर तो है नेपाल, इधर है पहले देखते हैं हम किस किस कंट्री के साथ करता है। तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ करता है। भाई हम भारत के स्टेटों के देखेंगे तो उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, सिक्किम है और असम है। तो इनके साथ ही बाउंड्री शेयर अपनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है किस देश की सहायता से चलाई जाएगी? ऑप्शन है जापान, बी जर्मनी, सी चीन और डी भारत। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी यानी चीन के द्वारा चलाई जाएगी। वैसे तो पहले तिब्बत एक क्या हुआ करता था, स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। तो मैं इसकी कहानी सुनाता हूँ आपको कि 1912 में क्या हुआ था कि 1912 से पहले जैसे तिब्बत और नेपाल के मध्य में युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या नेपाल जीत गया था। नेपाल के जीतने के बाद नेपाल द्वारा उस पर कुछ आर्थिक दंड थोपे गए और वो आर्थिक दंड निश्चित समय पर तिब्बत की सरकार को नेपाल को देने होते थे। तो तिब्बत इससे छुटकारा पाना चाहता था। तो सन 1912 में तिब्बत का राजा अजीत कुमार जी गए चाइना के पास के साहब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे फंस गए, हमें बचाओ। तो उसने क्या किया, तो चाइना ने इसको कर्ज दे दिया काफ़ी सारा और ये नेपाल से तो मुक्त हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, जो ये तिब्बत है ये चाइना के कब्जे में आ गया। कैसे? कर्ज के तहत। तो चाइना ने सर्वप्रथम इतना सा हिस्सा इसका आधा हिस्सा कर्ज के तब ले लिया था। तो उस समय इसने हथिया लिया था। अब इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये इसका कर्ज चुका सके। और 1950 में चाइना को यहाँ पे क्या क्रांति, थोड़ा विरोध का स्वर उठा था चाइना के प्रति। तो 1950 में चाइना ने तिब्बत पर अतिक्रमण कर लिया और इसको पूरे तिब्बत को ही अपने में मिला लिया और इसे एक प्रांत बना दिया। तो अब ये जो ट्रेन होगी, ट्रेन का जो खंड जोड़ा जाएगा ये 5 किलोमीटर का जोड़ा जाएगा, जो लासा से न्यूंगची खंड होगा। इसका उद्घाटन 1 जुलाई को किया जाएगा। तो थोड़ा तिब्बत के बारे में और जान लेते हैं हम। तो तिब्बत के पठार पर ही स्थित है जो कि हिमालय के नॉर्थ में स्थित है। अब ये चाइना का एक ऑटोनॉमस रीजन है
और दोस्तों तिब्बत के पठार को विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, और यह क्वेश्चन कई बार भी आया कि विश्व की छत किसे कहा जाता है। नेपाल के साथ ही माउंट एवरेस्ट को शेयर करता है, और इसकी राजधानी वह लासा होती लासा है। और ये हमारा प्यारा भारत। और अब देख लेते हैं तिब्बत किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो चाइना के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है और इंडिया के साथ करता है। यानी कि ये 4 कंट्रियों के साथ भी क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। और तिब्बत के जो प्रधानमंत्री यानी कि जो लामा हुआ करते थे, यहाँ क्या एक पद है लामा। लामा एक उपाधि है, ना कि किसी का नाम है। तो अभी तो वर्तमान में तो है दलाई लामा, जो कि भारत में हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला से तिब्बत की सरकार चलाते हैं। और वैसे तो चाइना इस सरकार को मानता नहीं है, लेकिन दुनिया इस सरकार को अभी मानती है। तो अब वैसे तो अब तिब्बत के स्वतंत्र होने के चांस बहुत कम है, फिर भी पता नहीं अब राजनीति में कब कौन से परिवर्तन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम ने स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है 32 मिलियन, बी 42 मिलियन, सी 22 मिलियन और डी है 36 मिलियन। इसका जो सही आंसर ऑप्शन है यानी 32 मिलियन है। ये समझौता क्यों किया गया, जो बीमा प्रणाली है एक तो उसको उसमें सुधार किए जाएंगे ताकि गरीब लोगों को बीमा किया जा सके, और उनका जो आर्थिक भार है स्वास्थ्य पर जो आर्थिक भार ना पड़े, इसलिए बीमा को मजबूत किया जाएगा और उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके आसानी से, उनकी पहुंच आसानी से हो सके। स्वास्थ्य का जो मैनेजमेंट है, प्रशासन है, उसके ढांचे को भी मजबूती दी जा सके ताकि गरीब परिवार पर कर्ज का बोझ ना बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के द्वारा आंध्र प्रदेश के साल्ट कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है। ऑप्शन है 1870 करोड़, बी 1760 करोड़, सी है 1860 करोड़ और डी है 1600 करोड़ रुपए। तो विश्व बैंक के द्वारा जो किया है ऑप्शन सी इसका सही आंसर, यानी कि 1860 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। तो साल्ट प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं हम। तो साल्ट प्रोग्राम की फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, जो बुनियादी एजुकेशन है तो उसको सीखने के तरीके क्या है, और जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी पूर्ण उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि वो एक क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवा सके। स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसमें भी सुधार किया जा सके कि किस तरह बच्चों को अधिकतम लाभ शिक्षा का मिल सके। इससे क्या होगा, जो सरकारी स्कूल है उन्हें प्राइवेट स्कूल के समकक्ष किया जाएगा ताकि वो उनसे अच्छी प्रतिस्पर्धा कर सके, एक एजुकेशन है वो क्वालिटी वाली एजुकेशन बच्चों को मिल सके। अब विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ। ये 5 बैंकों से मिलकर बना हुआ एक समूह है। 5 बैंकों में से एक बैंक है IBRD। तो इस IBRD के द्वारा ये ऋण दिया जाएगा। ये IBRD किनको ऋण देता है, ये जो मध्यम आय वाले विकासशील देश होते हैं उनको ऋण देता है। सभी संस्थाएं अलग अलग बटी हुई है, जैसे एक होता है IMD जो कि व्यवसायिक ऋण देता है, और एक होता है जो कंस्ट्रक्शन के लिए ऋण देता है। तो इस तरह से जो IBRD है ये विकासशील देशों को ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले हम थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का साउथ ईस्ट में का कोस्टल रीजन है जो भारत का मतलब कोस्टल रीजन में बसा हुआ ही भारत का एक स्टेट है। 7वें नंबर का सबसे बड़ा स्टेट है बाई एरिया। यहाँ की पॉपुलेशन जनगणना के अनुसार लगभग 5 करोड़ है। और वर्तमान में यहाँ के जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन है, और चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जी है। ये हमारा प्यारा भारत, और इसमें ये रेड कलर का मैप जो देख पा रहे हो ये है आंध्र प्रदेश का मैप। तो आंध्र प्रदेश के मैप के बारे में मैं बता दूं ये किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो दोस्तों ये है तमिलनाडु, ये है कर्नाटक, ये है तेलंगाना और ये है उड़ीसा। अब आप यहाँ थोड़ा सा ये देख रहे होंगे, देखो ये है झारखंड, तो इसके साथ भी ये थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है। और ये आप देख पा रहे हो ये कौन सा द्वीप है भारत के, क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवल प्लस कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु और डी है केरल। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी यानी केरल है। केरल से इस योजना का संबंध है। क्या है ये योजना, तो ये योजना ऐसे बच्चे जिनको सुरक्षा की और देखभाल की ज़रूरत है, और यौन शोषण के शिकार लोग जिनको समर्थन देने के लिए इस तरह की योजना चलाई गई है ताकि इनको समर्थन दिया जा सके और उनकी सुरक्षा की जा सके और अच्छे से उनकी देखभाल की जा सके। तो जो बाल कल्याण समिति है, अन्य एजेंसी के दायरे में भी ऐसे जो बच्चे आते हैं, तो इसमें क्या जो अन्य समुदाय के लोगों के जो बच्चे जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और उनको सुरक्षा की जाएगी और उनकी देखभाल की जाएगी। इस योजना को केरल का महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। तो एक्चुअली में क्या, वैसे तो ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, दिसंबर 2020 में लागू किया गया था, सिर्फ कितने दो ज़िलों में।
तो 2 जिलों में जब इसे लागू किया गया तो इसके अब परिणाम उत्साहजनक आए, तो इसे अब राज्य में लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेटिंग एजेंसी S&P ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो विकास दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 7.5%, बी 6.5%, सी है 9.5% और डी है 8.5%। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। और 2022-23 में भी इसी एजेंसी के द्वारा भारत की विकास दर 8% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका मानना है कि कोरोना के कारण जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनमें तेज़ी से संकुचन हुआ है, इसलिए रेट गिर चुकी है। इससे पहले इसका जो अनुमान था वह 10.3% के आसपास था। अब हम अन्य एजेंसियों के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने भारत की विकास दर के बारे में अनुमान लगाए थे और अब रिवाइज्ड करके वो अनुमान घटा दिए गए। तो जैसे RBI के द्वारा भी भारतीय विकास दर 2021-22 के लिए 9.5% कर दी गई है, जो कि पहले 10.5% थी। मूडीज ने भी भारत की वृद्धि दर को 9.3% रहने का अनुमान लगाया है, जो पहले लगभग 11% रहने का अनुमान था। वहीं विश्व बैंक ने भी 10.1% से घटाकर अब 2021-22 के लिए 8.3% भारत की वृद्धि दर को आंका गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 जून, बी 25 जून, सी 26 जून और डी है 27 जून। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी यानी 25 जून को यह मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय या हम कह सकते हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें नाविकों के द्वारा जो योगदान दिया जाता है तो उसकी सराहना करने के लिए और सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो नाविकों के लिए कुछ कार्य करे और अच्छी योजनाएं चलाए, तो इसलिए मनाया जाता है। इसमें यहाँ एक शानदार बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और राष्ट्रीय नाविक दिवस भारत में 25 जून को ही मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो नाविक दिवस है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSDC ने किस प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन है फेसबुक, बी इंस्टाग्राम, सी ट्विटर और डी है व्हाट्सएप। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी यानी व्हाट्सएप के साथ मिलकर NSDN ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। NSDC का मतलब होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है युवाओं को स्किल देने के लिए। तो अब इसने व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक योजना चलाई है, डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम। तो नाम से पता चल रहा है कि डिजिटल स्किल यानी कि जो डिजिटल तकनीकें है और डिजिटल के जो कौशल है यानी डिजिटल का जो उपयोग है उनको किस तरह से किया जाए। तो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो भारतीय युवा है उनको रोज़गार देने के लिए डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रशिक्षण के बाद उनको रोज़गार में वरीयता दी जाएगी। तो इस कार्यक्रम में क्या किया गया, जो स्कूल और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिजिटल और ऑनलाइन कौशल का उपभोग किस तरह से किया जाए, यानी कि जो डिजिटल सुविधाएं हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इनका किस तरह से यूज़ किया जाए, कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में कर सकते हैं और कैसे हम रोज़गार के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और इस जो कार्यक्रम होता है, जो पाठ्यक्रम की जो मॉड्यूलर है प्रारूप है, ये क्या मॉड्यूल प्रारूप पर आधारित है, अर्थात जो वर्तमान में आज जो नई नई टेक्नोलॉजी होगी उनका बारे में यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन है ब्लैक लिस्ट, बी ग्रे लिस्ट, सी है दोनों में या डी है किसी में भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी यानी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। वैसे मैं आपको बता दूं पाकिस्तान सन 2008 से ही FATF की ग्रे लिस्ट में है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये क्या करती है, यह विभिन्न देशों के मध्य जो वित्तीय लेन देन होते हैं उनके लिए क्या 27 मानक इसने बनाए रखे हैं। उनमें से इसका मानना है कि 26 बिंदुओं पर तो पाकिस्तान के द्वारा कार्य कर लिया गया है, लेकिन अभी भी एक बिंदु पर कार्य नहीं किया गया है। तो अब हम FATF के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि FATF वास्तव में है क्या। तो FATF क्या है, जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग है इसको रोकता है और आतंकी फंडिंग है इसको रोकता है, अर्थात ये दोनों पर निगरानी रखता है। और ये जो सरकार होती है, गवर्नमेंट्स होती है, इनके बीच में काम करने वाले जो संगठन है ना, इनके लिए क्या कुछ मानक तय कर रखे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अवैध गतिविधि है वो रोकी जा सकती है। कौन सी अवैध गतिविधि? ऐसी जैसे कि नशीले पदार्थ हो, देह तस्करी हो है, या मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पैसों को इधर से उधर भेजना हो, ये जो अवैध नशीले पदार्थों के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है तस्करों द्वारा या आतंकवाद के द्वारा, भ्रष्टाचार के माध्यम से या संगठित अपराध के माध्यम से, तो उनका क्या है
समाज को नुकसान होता है, क्योंकि इसके तहत अवैध गतिविधियाँ ही की जाती है, इस पैसे का गलत यूज किया जाता है। यदि इस तरह की गतिविधियों में यदि किसी देश में इस तरह की गतिविधियाँ होती है या वहाँ की सरकार का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो FATF क्या उस पर प्रतिबंध लगा देता है। इन प्रतिबंधों से क्या होता है कि उसे विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक है, तो इनसे क्या लोन मिलने में दिक्कतें पैदा होती है, अर्थात उसे आसानी से लोन नहीं मिल पाता। अन्य देश भी उसके साथ आर्थिक संबंध सोच समझकर बनाते हैं, तो इससे क्या उस देश को काफ़ी नुकसान होता है। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो 2008 से लेकर अब तक पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, और 38 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो जो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था है उसमें जो फाइनेंशियल जो है सिस्टम है उसको क्या क्लीन साफ सुथरा बनाए रखने के लिए FATF का गठन 1989 में किया गया था। इसमें 37 देश है और 2 क्षेत्रीय संगठन है, अर्थात इसमें टोटल इस तरह 39 सदस्य है, और हथियारों की जो फंडिंग की जाती है उसको भी रोकने का यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मैरी टाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल निकाय का संबंध किस मंत्रालय से है? ऑप्शन ए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, बी है वित्त मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय और डी है विदेश मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसके हाल ही में 18वीं बैठक हुई थी, तो उसकी जो अध्यक्षता है जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा की गई थी। तो उस मीटिंग में जो क्या अभी हाल ही में इंडियन पोर्ट बिल 2021 लाया गया था संसद के द्वारा, तो उस पर चर्चा इसमें की गई थी। तो इसमें क्या जो मोस्ट और नॉन मोस्ट यानी प्रमुख और गैर प्रमुख जो बंदरगाह है तो उनका विकास किस तरह से किया जाए, उनको किस तरह डेवलप किया जाए, व्यापार में उनकी भागीदारी और किस तरह बढ़ाई जाए, इस तरह की जो चर्चाएँ इसमें की गई थी। बंदरगाह को हाईवे से किस तरह जोड़ा जाए और जो उद्योग है उनको किस तरह बढ़ावा दिया जाए ताकि ज़्यादा थोड़ा अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़े। तो जो MSDC है निकाय है इसको 1997 में से गठित किया गया था। तो ये क्या है, वैसे तो सलाहकारी निकाय है लेकिन ये टॉप मोस्ट सलाहकारी निकाय है। दोस्तों आज का वीडियो तो पूरा हो चुका है। यदि आप वीडियो को पसंद कर रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। थैंक यू। हंसते मुस्कुराते रहो।